नमस्कार, ये है बड़ी खबर। मैं हूं नगमा। रूस और यूक्रेन के बीच आज 5वें दिन जंग जारी है और इस बीच अब परमाणु हमले की तैयारियों की भी बात होने लगी है। इस संकट का हल निकालने की कोशिश भी चल रही है। रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल बेलारूस के गुमेल में बातचीत कर रहे हैं और ऐसे वक्त में पुतिन ने परमाणु हथियारों को अलर्ट पे रहने का आदेश भी दे दिया है। बातचीत की इस पहल के बीच रूस की सेना के 3.5 किलोमीटर लंबा काफिला जो है वो यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर बढ़ रहा है, जैसा कि सैटेलाइट इमेजेस से साफ नजर आ रहा है। मैक्सर सैटेलाइट इमेजरी से जो मिली तस्वीरें हैं उससे ये साफ है कि जिस वक्त की तस्वीर ली गई, एक लंबा काफिला कीव से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पे था। इसके अलावा हॉस्टोमेल के एंटोनोव एयरपोर्ट की भी तस्वीरें हैं, जहां रूसी हमले में दुनिया का सबसे बड़ा विमान मृया तबाह हो गया है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को जल्द से जल्द निकालने की मुहिम में भी तेजी आई है और सरकार ने इसके लिए 4 बड़े मंत्रियों को यूक्रेन की सीमा से लगे देशों में भेजने का फैसला लिया है। इस मिशन पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और वीके सिंह को भेजा जा रहा है। रोमानिया, मोल्डोवा, स्लोवाकिया, हंगरी और पोलैंड, इन देशों में अलग अलग मंत्री जा रहे हैं। और इसी दौरान यूएन की एक आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें 193 सदस्य देश हैं। रूस की करेंसी रूबल तमाम प्रतिबंधों के बाद 28% गिर गई है और रूस ने 36 देशों की उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है। जिन देशों की एयरलाइंस को रूस ने बैन किया है उसमें ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन, इटली और कनाडा शामिल हैं। रूस ने यह फैसला यूरोपियन यूनियन के ऐलान के बाद लिया, जिसमें रूस में पंजीकृत और रूस के नियंत्रण वाले विमानों को यूरोपियन यूनियन ने अपने हवाई क्षेत्र में दाखिल होने पर रोक लगा दी है। यूरोपीय संघ यानी ईयू ने एक और ऐतिहासिक घोषणा की है, वो ये कि वो यूक्रेन को जल्द ही हथियार मुहैया कराना चाहते हैं। और यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चल रहा है, जिसके तहत आज 240 छात्रों को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली आई है। अब तक यूक्रेन से करीब 1400 भारतीय लाए जा चुके हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 8000 भारतीय यूक्रेन छोड़ चुके हैं। आप यूक्रेन में कहाँ थे और फिर कैसे बॉर्डर तक पहुंचे, क्या हालात हैं वहाँ पर? मैं यूक्रेन में उजरोद से थी, उजरोद नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। फिर वहाँ से हम लोग हंगरी गए, देन वहाँ से हमारी फ्लाइट थी। तो ये बताइए कि बॉर्डर पर क्या हालात हैं? बॉर्डर पर आप जैसे आपने बॉर्डर क्रॉस किया, वहाँ पर कितने छात्र होंगे, क्या हालात हैं वहाँ? सर जैसे जो ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड है, लड़ाई सारी ईस्टर्न साइड हो रही है। हम लोग वेस्टर्न साइड बॉर्डर क्रॉस किया था, तो वहाँ भी हालात थोड़े नॉर्मल हैं, लेकिन सर आगे जाके वहाँ भी हालात बहुत खराब होने वाले हैं। कुलदीप, बताइए कि अपने आप को लकी मानते हैं आप भारत पहुँच गए? बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं, क्योंकि हमने देखा है वहाँ पे क्या कंडीशन है, कैसे लोग परेशान हो रहे हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। बहुत बच्चे डिप्रेशन में आगे कुछ कर लें या कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएं। तो बस हमारी यही एक इंडियन एम्बेसी से अपील है सारे बच्चों की, हमारी भी, कि वहाँ से उन बच्चों को निकालें, उनको फूड प्रॉपर सप्लाई करें। जब से युद्ध शुरू हुआ, कितना मुश्किल वक्त था आप और कैसे निकले वहाँ से? सर वहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, बट जहाँ पे हमारा यूनिवर्सिटी है उजरोड नेशनल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे ऐसे हालात नहीं है, क्योंकि हम हंगरी बॉर्डर के नज़दीक थे। तो उन इलाकों में हालात ठीक हैं जो हंगरी या पोलैंड से लगी हुई सीमा है, लेकिन जो रूस से लगी हुई सीमा है यूक्रेन की, उस तरफ में हालात ज़्यादा मुश्किल हैं। एयर इंडिया की जो ये विमान आई है जिससे छात्र लौटे हैं, उस फ्लाइट को उड़ा रही थी पायलट शिवानी कालरा, जिनसे बात की है मेरे सहयोगी मुकेश सिंगर ने। शिवानी जी, इस पूरे ऑपरेशन का जो अनुभव है वो कैसा है आपके लिए? बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ही स्ट्रगलिंग था, थोड़ा डर लगता है। ऑफ कोर्स ऐसे आप एरिया में जा रहे हो, अननोन फील्ड में जा रहे हैं आप, लेकिन बीइंग अ पायलट इन्हीं सब चीज़ों के लिए आपको हमेशा तैयार रखा जाता है। बीइंग अ पायलट आपको ऐसे ही सर्कमस्टांसेस के लिए किसी भी टाइम रेडी रहना पड़ता है। एक्सपीरियंस इसीलिए ये थोड़ा प्राउड का था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे जो वहाँ पे पढ़ने गए हैं, जिन्होंने अभी लाइफ तक नहीं ढंग से देखी है, उनके साथ इतना सब कुछ हो रहा था, उनके आसपास में इतना सब कुछ हो रहा था, तो उनको वापस सेफली लेके आना और उनके चेहरे पे वो सुकून और खुशी देखना, और इट फेल्ट प्राउड।
और बाकी आपको पता ही है कि जैसे ही इंडिया में वो पहुँचे हैं, जैसे ही एयरक्राफ्ट लैंड किया है, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूरा एयरक्राफ्ट गूंज उठा था और तब हमें यकीन हुआ था कि कितना मायने रखता था इन लोगों के लिए यहाँ तक पहुँचना। विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन की राजधानी कीव में रह रहे छात्रों को रेलवे स्टेशन जाकर ट्रेन पकड़ने की सलाह दी है, लेकिन वहां पर क्या हालात हैं, सब लोगों को शायद वहां पे जगह भी नहीं मिल रही है। लेकिन विदेश मंत्रालय की नसीहत है एक तो कि पश्चिम की ओर जाएं स्टूडेंट्स, और जो ट्रेन्स हैं उनके जरिए वहां से निकलें। हमारी दूतावास ने एक एडवाइजरीज जारी की है कि जो है कीव शहर में स्टूडेंट्स, अभी वहां पे कर्फ्यू नहीं है, आप निकल के जितना दूर हो सकता है आप रिस्क ना लेके कीव स्टेशन पे जाइए। वहां से ट्रेन्स चल रही हैं, आई थिंक कुछ फ्री बिना शुल्क के वहां पे ट्रेन्स चल रही हैं। भीड़ होगी, हमारे अभी देखा मैंने एडवाइजरीज को फॉलो कीजिए। यूक्रेन के कीव स्टेशन पर फंसे हुए कुछ भारतीय छात्रों ने ये वीडियो एनडीटीवी को भेजा। वो बता रहे हैं कि उनको ट्रेन में जाने नहीं दिया जा रहा है। फाइनली टुडे हम लोग आज रेलवे स्टेशन पे आए। इंडियन एम्बेसी ने बोला कि जितनी जल्दी इवैक्यूएट हो सकते हो रेलवे स्टेशन की तरफ हो जाओ। हम सब लोग यहाँ आए हैं। यहाँ आके सीन पता चल रहा है कि जो लोग हैं, जो ट्रेन में गार्ड्स है, वो सब किसी इंडियंस को चढ़ने नहीं दे रहे, किसी इंटरनेशनल लोग को चढ़ने नहीं दे रहे, कोई लड़की को चढ़ने नहीं दे रहे, लड़के को चढ़ने नहीं दे रहे। मारपीट हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे आप एक बार देखोगे तो कितनी भीड़ है। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा कितने इंडियंस यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे इतने सारे इंडियंस बैठे हुए हैं। हम लोगों ने अपना देश का फ्लैग भी अपने साथ रखा है, क्योंकि यहाँ पे इतना डर है लोगों को कि कुछ हो ना जाए, कुछ कर ना दे ये लोग। हम सब लोग बस बैठ के यही उम्मीद कर रहे हैं इंडियन एम्बेसी से कि ये लोग हमें जल्द से जल्द यहाँ से इवैक्यूएट करें, हम लोग को सेफ लोकेशन हंगरी पहुँचा दे, हम लोग आराम से अपने घर पे जाके सब लोग से मिले। सब लोग वहाँ पे टेंशन है, सब लोग टेंशन में है। इंडियन एम्बेसी वी रिक्वेस्ट यू टू इवैक्यूएट अस एज सून एज पॉसिबल। The embassy told us that we are being evacuated today, and we came all the way to Kyiv railway station, and we are being thrown out of the train. They are not even allowing us in. Indian students are being attacked with sticks and stuff. I hope we get this and do something that's really important right now, because as you can see the situation outside, there are hundreds of students here. We are all being stranded, so please do something real quick. तकरीबन 14,000 भारतीय अभी देश लौटने का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग लौटे हैं, लेकिन 14,000 लोग अभी भी इस इंतजार में हैं कि वो वहां से कैसे निकलें, जिनमें से ज्यादातर छात्र हैं। बहुत बड़ी संख्या में छात्र यूक्रेन से लगे देशों की सीमाओं पर जमा हैं, जहां वो मुश्किल हालात में रहकर मदद का इंतजार कर रहे हैं। रोमानिया से लगी हुई सीमा पर कई छात्र बर्फबारी में फंसे हुए हैं। जंग के खिलाफ आज कुछ लोग दिल्ली में यूक्रेन के दूतावास के बाहर जमा हुए। उन्होंने दिए जलाकर अपना दुख और दर्द जाहिर किया। और यूक्रेन के कुछ लोग जो दूर देशों में रहते हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, उन लोगों ने वहां पे वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन किया। अपने देश यूक्रेन पर रूसी हमले से ये लोग नाराज हैं। ना रहने दो। यूक्रेन में छिड़ी जंग का असर देशों के बीच तो होता ही है, लेकिन भुगतना पड़ता है आम लोगों को। जरूरी सामान की कमी बढ़ती जा रही है, साथ ही पैसे की कमी भी। वहां पर एटीएम में लोगों की कतारें लगी हुई हैं, एटीएम में पैसे नहीं हैं, बैंक्स बंद किए गए हैं। अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। रूस के सबसे बड़े शहरों में से एक सेंट पीटर्सबर्ग के ज्यादातर एटीएम के बाहर सैकड़ों लोगों की लाइन। कोशिश ज्यादा से ज्यादा कैश या डॉलर जमा कर लेने की। आज सुबह जब कारोबार शुरू हुआ तो रूबल 30% गिर गया। रविवार को यूरोप और अमेरिका ने सख्ती की। पहले
कुछ रूसी बैंकों पर अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट में पाबंदी लगा दी गई और दूसरा रूस के केंद्रीय बैंक पर पाबंदी। एक इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए दोनों पाबंदियां अप्रत्याशित हैं। बैंकों पर स्विफ्ट वाली पाबंदी से रूस के लिए और रूस से अंतर्राष्ट्रीय भुगतान बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे रूस को कच्चे सामान के लिए भुगतान करने में मुश्किल होगी, जैसे कि हथियारों के चिप वगैरह। रूस को गैस और तेल के लिए भुगतान वाले मामले को लेकर अभी कुछ असमंजस है। पुतिन का समर्थन करने वाले बड़े लोगों में शामिल ओलिगार्क्स को दुनिया भर में फैले अपने पैसे और संपत्तियों में नुकसान होने लगा है। सभी रूसी उड़ानें और रूसी मिल्कियत वाले विमान यूरोप में नहीं उड़ सकते हैं। इन सब कदमों से पुतिन के लिए इस लड़ाई को चला पाना मुश्किल हो जाएगा। इससे उनकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर होगा। पुतिन ने यूक्रेन को तबाह करने का रास्ता चुना है, लेकिन दरअसल वो अपने ही देश के भविष्य को चौपट करने का काम कर रहे हैं। Putin embarked on a path aiming to destroy Ukraine. ये वीडियो किसी अज्ञात जगह से यूक्रेन के विदेश मंत्री ने जारी किया है, जिसमें रूस के लोगों से अपने राष्ट्रपति पुतिन को रोकने की अपील की गई है। इसमें कहा गया है कि आपको ही नुकसान हो रहा है, पुतिन के पास पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। रूस के बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सिस्टम से हटाया जा रहा है, आप अपने कार्ड तक से भुगतान नहीं कर सकेंगे। चाइना, जो रशिया का एक बड़ा एलाई है, उसने इन पाबंदियों की निंदा की है, लेकिन आमतौर पर न्यूट्रल रहने वाले देश स्विट्जरलैंड ने भी कहा है कि वो रूस पर पाबंदी लगा सकता है और रूसियों की परिसंपत्तियों को फ्रीज कर सकता है। चीन रूस का एक अहम कारोबारी साझेदार बन चुका है, खासतौर पर 2014 की पाबंदियों के बाद से, जब पुतिन ने क्राइमिया के लिए पहली बार यूक्रेन में घुसपैठ की थी। एक बड़ी अर्थव्यवस्था के खिलाफ इस तरह की पाबंदियां पहले कभी नहीं लगाई गईं। रूस को 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना गया है। वो तीसरा सबसे बड़ा गैस तेल उत्पादक है और कच्चे माल का एक बड़ा निर्यातक भी। आज की दुनिया में इस तरह की पाबंदियों का असर बड़ा गहरा होगा। G7 देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स ने धमकी दी है कि अगर रूस नहीं मानता है तो उसके खिलाफ और भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने आज सख्त पाबंदियों का ऐलान किया। उन्होंने रूस के सेंट्रल बैंक के साथ अपने किसी भी नागरिक के आर्थिक लेन देन पर रोक लगा दी है। यूके का कहना है कि इससे पुतिन और उनकी मंडली को भुगतना पड़ेगा। मकसद सहयोगियों के साथ मिलकर रूस के आर्थिक विकास को रोकना है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।